हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराता आईएएस। आज का हमारा ये जो सेशन है, इसका टॉपिक है वायलेंट रजीम चेंजेस इन साउथ एशिया। कल हमने क्या डिस्कस किया था? गिरमिटिया सिस्टम और इंडेंचर लेबर सिस्टम। इसी तरीके से डेली बेसिस पे वन बाय वन करके मेंस के जो थीम्स हैं या टॉपिक्स हैं, वी आर ट्राइंग टू डिस्कस दैट। कल का सेशन थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया था। आज मेरी कोशिश रहेगी इसको 30 to 40 मिनट्स में वाइंड अप कर दें। तो देखते हैं क्या स्कोप रहेगा, व्हाट वुड बी द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन। साउथ एशियन रीजन में, जैसे ये जो रीजन है साउथ एशिया का, देयर हैड बिन मल्टीपल रजीम चेंजेस। अभी के रिसेंट पास्ट की हम बात करें तो मल्टीपल रजीम चेंजेस का क्या मतलब होता है? तख्ता पलट भी आप कह सकते हो, लेकिन तख्ता पलट के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है वो कू है। तो रजीम चेंजेस का मतलब, रजीम मतलब क्या? शासन, सरकार। लेकिन इसको चेंज करने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो देयर वुड बी इलेक्शन आफ्टर अ सर्टन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अभी बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, हर स्टेट्स में होते हैं, नेशनल लेवल के इलेक्शंस होते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड म्यांमार, बेसिकली दे ऑल आर डेमोक्रेसीज। तो अगर वायलेंट हो जाए रजीम चेंजेस और किसी एक देश में ना हो, इसका एक चेन बन जाए, तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि उसके पीछे बहुत ही डीप और कंसर्निंग रीजंस रहे होंगे। कंसर्निंग रीजंस के मीन्स उसके पीछे कौन कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल या रीजनल, जो प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को डिस्कस हम करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। एक क्रोनोलॉजी देखेंगे। क्रोनोलॉजी का मतलब ये सिलसिला कैसे इमर्ज हुआ, जिसको कि यहाँ पर आपने अरब स्प्रिंग पढ़ा होगा ना, या सुना होगा आपने अरब स्प्रिंग, जो कुछ सालों पहले अरब के रीजन्स में हुआ था। एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में, विद इन फ्यू ईयर्स, बहुत सारी कंट्रीज़ का रजीम चेंज हो जाता है, सरकार बदल जाती है, और मैक्सिमम उसमें से वायलेंट होता है, प्रोटेस्ट। और जब प्रोटेस्ट होगा तो जाहिर सी बात है, अगर वायलेंट प्रोटेस्ट होगा, जैसे ये भाई साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वायलेंट प्रोटेस्ट होगा तो रिप्रेशन भी होगा। वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है या फिर मिलिट्री है, they would not sit ideally na, they would take some actions. In most of the cases they will take harsh actions और रिप्रेस किया जाएगा। तो कई लोगों की डेथ भी होगी, पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस होगा। तो बेसिकली दीज थिंग्स आर अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिक सेटअप, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं उसके अगेंस्ट हैं। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को तहस नहस करने की क्षमता रखती हैं। जो लोगों का सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, जो लोगों की लाइवलीहुड्स हैं, रोजगार हैं, सभी चीज़ों को ये इम्पेक्ट करती हैं। जैसा कि नेपाल में रिसेंटली अभी जेन जी और जेन जेड प्रोटेस्ट में हुआ था। एक तो ये देखेंगे क्रोनोलॉजी, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाकर ख़त्म हुआ। टाइम पीरियड जो है 2022 से 2025 के बीच में ये सारे रजीम चेंजेस हुए हैं। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कौन कौन से फैक्टर्स रहे जो ड्राइविंग रजीम चेंजेस, जिन्होंने कि ईंधन दिया इन आंदोलन को या आंदोलनों को, जिन्होंने, what were the different reasons that actually fueled this protest? सोशियो पॉलिटिकल ड्राइवर इसमें क्या थे और इकोनॉमिक ड्राइवर क्या थे? देखो, किसी भी देश में ना हज़ारों हज़ार की जनता ऐसे ही सड़कों पे नहीं आ जाती है। देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग रीज़न जो कि उनको मोटिवेट करे। बहुत सारे, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आप जाओ 10,000 लोगों को इकट्ठा करो कि चलो प्रोटेस्ट करना है, लोग नहीं आएंगे। क्यों? समस्या है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि लोग उसके लिए वायलेंट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दें। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है और हज़ारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे हैं, इसका मतलब कि देयर मस्ट बी सम जेन्युइन ग्रीवेंसेस। लोगों की शिकायतें जो हैं इतनी डीप रही होंगी कि उनकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को इम्पेक्ट किया होगा। देन ओनली पीपल रिजॉर्ट टू दिस टाइप ऑफ वायलेंस। और इस तरीके का जो वायलेंस होता है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए अच्छा नहीं है ना, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जर्नी है उसको डीरेल करता है। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं इसका, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, जब से 2014 से गवर्नमेंट आई है ये एनडीए की, या उसके पहले भी जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने यूपीए रजीम, अब समझ लो, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है, इंडिया एज ए कंट्री
ऑलवेज अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट। किसी की भी सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, हमारा देश एज ए नेशन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, हमेशा बैलेंस लेके चलता है। थोड़ा सा ईरान से भी रखेंगे रिश्ता, थोड़ा सा इसराइल से भी रखेंगे। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि हम इसराइल की तरफ होके और ईरान से लड़ना शुरू कर देंगे, या फॉर दैट मैटर वी विल टेक साइड ऑफ ईरान एंड वी विल स्पॉइल अवर रिलेशंस विद इसराइल। हम ऐसा नहीं करते हैं। आपने कभी उसका कारण सोचा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारे देश में मल्टीपल इश्यूज हैं। यूथ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को घर चाहिए, कई गांवों में बिजली नहीं है, कई लोगों के पास पीने का स्वच्छ जल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें अभी बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। आपने रिसेंटली अभी न्यूज़ में सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स हैं उनकी राजधानी को अब कनेक्ट किया जा रहा है रेलवे से। कब? आज़ादी के 75 सालों के बाद, आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट नेशन, हमारे राज्य में, हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि ये रीजन है, इनको मेन लैंड से रेलवे से अब कनेक्ट किया जा रहा है 75 सालों के बाद। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं लड़ने के लिए, जूझने के लिए, उनको इरेडिकेट करने के लिए। हम क्यों किसी और कंट्री के साथ कन्फ्लिक्ट लेके अपना जो हमारा संसाधन है, जो रिसोर्स हैं, अभी चाइना के साथ हमारा फुल स्केल वॉर हो जाए या पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर हो जाए 1971 की तरह, तो क्या होगा? हमारा जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है, जो हमारे फंड्स हैं और रिसोर्सेज हैं, उस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। तो जो डेवलपमेंट के वर्क हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगे या फिर रुक जाएंगे। इसी को मैंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जर्नी है ना, जो हमारी ग्रोथ की जर्नी है, वो कहीं ना कहीं डिरेल हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न कि आप देखोगे इंडिया का जो भी पिछले 75 सालों का इतिहास है, हमने हमेशा अवॉइड किया है किसी देश के साथ किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, कारगिल हमने लड़ा क्योंकि वो हमारी मजबूरी थी, 1971 हमने लड़ा क्योंकि वो हमारी मजबूरी थी। आप किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते हो, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं होता ना कि कोई आपके घर में बिल्कुल घुस के ही बैठ जाएगा फिर भी आप कहोगे नो आई डोंट नीड, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी कन्फ्लिक्ट, फिर तो आप भगाओगे उसको। जब मजबूरी हो जाती है तो एज ए नेशन हमारी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इन दैट केस आखिर आर्मी है किस लिए? वी विल ऑलवेज डिफेंड आवर सेल्फ। लेकिन एज फार एज पॉसिबल कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश हम करते हैं एज ए नेशन। ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि देखो ये जितने देश हैं ना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनकी इकोनॉमी 2-3 साल पीछे चली गई इस प्रोटेस्ट की वजह से। आगे कंसिक्वेंसेस देखेंगे रजीम चेंजेस के क्या। एक तो डोमेस्टिक कंसिक्वेंसेस क्या हुए, जिस देश में ये प्रोटेस्ट हुआ, जहाँ पे रजीम चेंजेस हुआ, वट वर द कंसिक्वेंसेस फॉर देम। और दूसरा जियोपॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। जियोपॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या होता है? उस खित्ते को, उस रीजियन को, इस रीजियन को कैसे इम्पैक्ट किया इस सारे प्रोटेस्ट ने। फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम श्रीलंका में बैठ के तो ये टॉपिक पढ़ नहीं रहे हैं, हम इंडिया में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो कोई भी टॉपिक हो, हमारा प्राइम कंसर्न वही होगा, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट। तो नेबरहुड पॉलिसी इंडिया की और उसको कैसे इम्पैक्ट किया। भाई आफ्टर ऑल इंडिया इज़ ए बिग ब्रदर ऑफ द रीजन ना। इन सारे देशों में जो लीडर है वो इंडिया है। तो अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी फेल हो गई, नेपाल में डेमोक्रेसी फेल हो गई, यहाँ पे तख्ता पलट हो गया, कू हो गया, तो कहीं ना कहीं ये हमारी वीकनेस को शो करता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को शो करता है कि वी फेल टू मेंटेन अ स्टेबल एंड पीसफुल नेबरहुड। इस लाइन को आप लिख सकते हो कि ऐसा मत लिखना एग्ज़ाम में, फेल हो गया इंडिया, ये निगेटिव वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं लिखना। इट क्वेश्चंस, सवाल पैदा करता है किस पे? इट क्वेश्चंस द लीडरशिप रोल ऑफ इंडिया इन इट्स नेबरहुड। ठीक है, इंडिया के क्या स्टेक्स थे, क्या इंटरेस्ट थे, हमारी क्या प्राथमिकताएं थी जो चैलेंज हुई या जिन पे इम्पैक्ट पड़ा साउथ एशिया में ऐसा होने से, और फिर कंक्लूजन देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मुझे 1 सेकंड दो, मैं इसको रब कर लूँ। ये चलिए, हमारे पास एक और स्लाइड है। देखो, बैकग्राउंड आप ऐसे समझिए कि किसी भी देश में तख्ता पलट या फिर रजीम चेंज ऐसे ही नहीं हो जाता। हमने ब्रिक्स पढ़ा, तो ब्रिक्स में काफ़ी हमने जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन देखा था। उसी कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ही ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे। व्हाट वर द एक्सटर्नल फैक्टर्स? सी, एक तरफ है यूएसए और एक तरफ है चाइना,
और फिर है हमारा इंडिया। फ्यूचर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होनी है, जो भी प्रतिस्पर्धाएं होनी है, जो भी कंपटीशन होनी है, मे बी फॉर द रिसोर्सेज और मे बी फॉर द हेजेमोनी। हेजेमोनी आपको बताया था ना मैंने क्या होता है, कि हम हैं पूरे वर्ल्ड के बॉस, वी आर द लीडर ऑफ द होल वर्ल्ड, जैसे कि अभी यूएसए को एक ख्याति प्राप्त है। तो फ्यूचर में हमेशा तो ऐसा यूएसए नहीं रहेगा, चाइना कोशिश करेगा कि यूएसए को हम रिप्लेस कर दें, फ्यूचर में इंडिया भी कोशिश करेगा कि हम रिप्लेस करें। जो विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मोदी जी बार बार बोलते हैं ना, इंडिया वुड बिकम अ विश्व गुरु। तो हम सॉफ्ट पावर के एंगल से बोलते हैं कि हम मिलिट्री अफ़गानिस्तान में उतार के या इराक में अपनी मिलिट्री लैंड करवा के हम वर्ल्ड पावर नहीं बनेंगे, हम अपने सॉफ्ट पावर से बनेंगे। विश्व गुरु का ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन बनना तो वही है ना, पूरी दुनिया का बॉस बनना है। तो पॉइंट ये है कि यूएसए, चाइना और इंडिया, इन्हीं तीनों में कंपटीशन होगा फ्यूचर में। अब ये बात यूएसए को भी मालूम है और चाइना को भी मालूम है। क्या उनको ये मालूम है कि इंडिया इज़ अ मेजर कॉम्पिटिटर फॉर अस इन द फ्यूचर। यूएसए जानता है कि चाइना हमारे लिए सरदर्दी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले समय में इंडिया हमको चैलेंज करेगा, इंडिया हमारे लिए प्रॉब्लम है। और चाइना तो जानता ही है इस बात को। तो यूएसए और चाइना का बहुत बड़ा रोल रहा। चाइना का मेजर रोल कहाँ पे रहा, श्रीलंका में, वहाँ पे जो तख्ता पलट हुआ श्रीलंका में हुआ। यूएसए का रोल रहा बांग्लादेश में, और नेपाल में यूएसए और चाइना दोनों का रोल रहा। क्या खेल खेला चाइना ने श्रीलंका में, आप देखो। चाइना की एक पॉलिसी है, और एग्जैक्ट टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, डेब्ट ट्रैप, डेब्ट ट्रैप, ये चाइना की एक पॉलिसी है। चाइना क्या करता है, कोई छोटा सा देश है, सपोज करिए कि श्रीलंका है, तो चाइना ने क्या किया, उसे $100 बिलियन या $50 बिलियन, ऐसे, ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया, अब मान लो कि $20 बिलियन ऐसे लोन दे दिया चाइना को कि आप यहाँ पे अपना जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको बना लीजिए, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करिए। चाइना ने लोन दे दिया। अब लोन देने के बाद वो क्या करता है, वो इतना लोन दे देता है और इतने लो इंटरेस्ट पे दे देता है कि वो जानता है कि ये कंट्री कभी भी वापस नहीं कर पाएगी। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ। कोई इंसान है जिसको आपको अपने वश में करना है, आप चाहते हो कि वो आपके अकॉर्डिंग चले, आप जानते हो कि उसकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये है, लेकिन उसके खर्चे 20-25 हज़ार रुपये हैं, ठीक है, और कहीं से वो कैसे जैसे तैसे मैनेज कर रहा है। आप क्या करो, इस इंसान को 5 लाख का लोन दे दो, चलो मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप 5 लाख रुपए ले जाओ। अब उस इंसान ने आपकी नज़र के सामने है, आपके अड़ोस पड़ोस में रहता है, आपके ऑफिस में जॉब करता है, 15,000 रुपये कमाने वाला इंसान 5 लाख रुपए का लोन चुका पाएगा? कभी भी नहीं चुका पाएगा। तो ही वुड ऑलवेज बी इन डेप्ट, वो हमेशा कर्ज में रहेगा, मतलब कर्ज के एक जाल में वो फंस गया। इसी को बोलते हैं डेप्ट ट्रैप। चाइना की एक पॉलिसी है, चाइना ने नेपाल के साथ ये ट्राई किया, बांग्लादेश के साथ किया, और श्रीलंका को तो बिल्कुल ही क्या बोलेंगे उसको, स्पॉइल कर दिया, मतलब उनकी पूरी इकोनॉमी को डीरेल कर दिया। क्या किया इन्होंने, लोन दे दिया। अब लोन देने के बाद इनके जो मेजर हाँ, आप इससे ऐसा भी समझ सकते हैं ना, पाकिस्तान का जो सीपैक है, पाकिस्तान का सीपैक है क्या, बेसिकली चाइना ने वहाँ पे यही किया है, डेब्ट ट्रैप का। एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते हैं, अब उसमें पैसे चाइना के लगे, श्रीलंका को दिया, वहाँ पे हज़ारों लोग वुड बी वर्किंग एज लेबरर्स, एज इंजीनियर्स, एज अकाउंटेंट्स, वो सारे लोग भी चाइना ही बेचता है। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है कि श्रीलंका के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी, रोज़गार का भी सृजन नहीं हो रहा है। भाई मोदी जी अगर कोई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे, और ये टेंडर चाइना को दे दिया कि आप बनाइए आगरा से लेके वाराणसी तक का एक एक्सप्रेस वे, तो चाइना क्या करेगा, अपने इंजीनियर्स, अपने लेबर्स तक सब वहाँ से भेजेगा। तो रोज़गार किसको मिल रहा है, चाइना को मिल रहा है। तो इस एक्सप्रेस वे को बनाने में जो पैसे खर्च हुए वो तो सारे के सारे पैसे चाइना जा रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, देखो हम इंडिया में बना रहे हैं, तो जो पैसे खर्च हो रहे हैं उससे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, दूसरा हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, थाउजेंड ऑफ पीपल्स आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज़ फ्यूलिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को फ्यूल कर रहा है। इकोनॉमी तभी तो फ्यूल होगा ना जब लोगों के पास रोज़गार होगा, रोज़गार मतलब एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी होगी, उनकी जेब में पैसे होंगे तभी तो वो खर्च करेंगे। वो पैसा घूम फिर के कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, फिर टैक्स के फॉर्म में वापस गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इस तरीके से इकोनॉमी का एक साइकिल होता है, इकोनॉमी ऐसे चलती है। लेकिन चाइना ऐसा होने नहीं देता, कारण मैंने बता दिया, वो अपने वर्कर्स भेज देता है। तो बेसिकली
जो पैसा चाइना ने दिया श्रीलंका को, अब इसको समझिए, वो तो वापस चाइना के पास ही पहुंच गया। श्रीलंका को क्या मिला? इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें भी कई सालों की लीज श्रीलंका के पास है। और ये जो उधार है श्रीलंका के ऊपर, जो डेप्ट है, वो तो वैसे का वैसे ही रह गया। तो इकोनॉमी अंदर से खोखली हो गई। अब इकोनॉमी खोखली हो गई तो श्रीलंका में इन्फ्लेशन आ गया। आपने सुना होगा उस वक्त पे न्यूज़ पे कि एक एक दूध के पैकेट, दूध की थैलियाँ कितने महंगे हो गए, कि एकदम सरप्राइजिंग रेट पे। तो फिर क्या होगा? लोग सड़कों पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसको भी डिस्कस करेंगे कि एक ही सरकार बहुत सालों तक रहती है, या किसी भी सरकार को लेकर हमारी एक ओपिनियन होती है। जैसे एक आम जनमानस की एक ओपिनियन है हर पॉलिटिकल पार्टी को लेके इंडिया में, तो वैसे ही हर देश में होता है कि ये वाली पार्टी वैसी है, ये वाली पार्टी वैसी है, सबका एक अपना एक ओपिनियन होता है। तो उस पर अगर कोई एक्सटर्नल इस तरीके की चीज़ें आ जाएं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, या कोई एक्सटर्नल यूएसए या वगैरह के एनजीओस लोगों को इंस्टिगेट कर दें, उनको भड़का दें, तो वो चीज़ें ना मतलब ऐसे काम करती है जैसे किसी बारूद के ढेर पे माचिस लगाना। ब्लास्ट होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, और फिर इमर्ज होता है इस तरीके के जनजेड जैसे प्रोटेस्ट। बांग्लादेश की भी लगभग यही कहानी थी, लेकिन इसमें रोल था यूएसए का। एक पपेट यूनुस, मोहम्मद यूनुस, यही नाम है ना, जो अपने नोबेल प्राइज़ वाले हैं, ग्रामीण बैंक वाले, मोहम्मद यूनुस, इनको तख्ता पलट करके एक पपेट मतलब एक कठपुतली सरकार के रूप में बैठा दिया। नेपाल में भी यूएसए वगैरह का रोल रहा, चाइना का भी रहा थोड़ा सा रोल, लेकिन नेपाल का जो मेजर था वो इकोनॉमिक रोल रहा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रोल रहा। फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे कि इंडिया को कैसे इम्पेक्ट किया। तो सबसे, ये तो आप बैकग्राउंड पूरा समझ गए। अब आइए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था इसकी क्रोनोलॉजी। हमें सबसे पहले इसकी क्रोनोलॉजी देखनी है कि कौन सी घटना कहाँ पर हुई। इसको एशियन स्प्रिंग और जेनजेड प्रोटेस्ट भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था कि जैसे अरब स्प्रिंग था, दिस इज कॉल्ड एशियन स्प्रिंग, एशियन स्प्रिंग इसको कहते हैं। क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले श्रीलंका में हुआ ये घटना, इसलिए क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ बिकॉज यू कुड बी आस्क्ड अ सेपरेट क्वेश्चन कि लिस्ट और डिस्कस द क्रोनोलॉजी ऑफ द रिसेंट वायलेंट रजीम चेंजेस इन साउथ एशिया। ये बहुत बर्निंग टॉपिक है, इसलिए नेपाल का जेनजेड प्रोटेस्ट मैंने एज ए सेपरेट टॉपिक करवा दिया था आपको, और ये उसी टॉपिक का एक सब टॉपिक है। मतलब कि ये है रजीम चेंजेस इन द होल साउथ एशिया, और इसका एक छोटा सा सब टॉपिक है नेपाल का। ठीक है, बांग्लादेश का एक है, लेकिन वो पुराना हो गया 2-3 साल, तो अभी नहीं पूछा जाएगा। श्रीलंका का भी पुराना हो गया, तो अभी जो रीसेंट है नेपाल का, उसको हमने सेपरेट टॉपिक की तरह कर लिया, और बाकी पूरा का पूरा साउथ एशिया एक टॉपिक की तरह कर लेते हैं। तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले हुआ ये श्रीलंका में। टाइमलाइन याद रखेंगे, ये सारे जो सरकार चेंज हुए हैं 2022 से 2025 के बीच में हुए हैं। ओके, श्रीलंका में 2022 में हुआ, और इस मूवमेंट को कहा जाता है अरागलेया, जो भी आप समझ लो इसको, अरागलेया। इसका मतलब क्या होता है? एक सिन्हालिस वर्ड होगा उनके लैंग्वेज में, इसका मतलब होता है स्ट्रगल। ओके, अब बैकड्रॉप क्या है, श्रीलंका में क्यों हुआ ऐसे? देखो, आप सभी ने एलटीटी के बारे में सुना होगा, जो प्रभाकरन की थी ना, आतंकवादी संगठन एलटीटी, जो तमिल के राइट्स के लिए वहाँ पे लड़ते थे, और इसी एलटीटी ने तो राजीव गांधी को असैसिनेट किया था। तो एलटीटी को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो श्रीलंका में क्या है कि एक ऐसी सरकार थी, राजपक्षा गवर्नमेंट, या इनकी फैमिली ही रूल कर रही थी। एक सेकंड, हैंड राइटिंग खराब हो रही है। राजपक्षा गवर्नमेंट या राजपक्षा फैमिली आप कहिए, दे वर रूलिंग इन द श्रीलंका फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम, 2005 से 2022 के बीच में। तो जाहिर सी बात है, एक एंटी इनकुमेंसी आप समझते हो ना, एंटी इनकुमेंसी क्या होता है? जैसे नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बिहार में 20 साल से है, ऐसे ही उड़ीसा में जो नवीन पटनायक थे काफ़ी सालों से थे। बंगाल में रिकॉर्ड है ज्योति बसु का, पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है शायद उनका, 35 से 40 साल लगातार उन्होंने रूल किया है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के ज्योति बसु। तो एक ही सरकार जब बहुत लंबे समय तक रूल करती है तो थोड़े बहुत तो नेचुरल ग्रीवेंसेस होते ही हैं। लेकिन आप राजपक्षा फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐसे समझिए कि यही वो दौर है जब एलटीटी को एलिमिनेट किया गया था।
और कभी आप लोगों के पास समय हो तो एलटीटी के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ना। एलटीटी वाज, ये तो कुछ नहीं है, तालिबान वगैरह, अलकायदा वगैरह, ये सब दे आर नथिंग, वो बच्चे हैं एलटीटी के सामने। एलटीटी वाज द वर्ल्ड्स ड्रेडेस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास अपनी पूरी आर्मी होती थी, पूरी टैंक होती थी, इनके पास अपने एयर बेसेस होते थे, इनके पास अपने फाइटर प्लेन होते थे। और ये जो सुसाइड बॉम्बर का कॉन्सेप्ट है ना, सुसाइड बॉम्ब का जो कॉन्सेप्ट है कि कहीं भी जाकर फट जाना, ये एलटीटी ने ही स्टार्ट किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। इनका जो हर एक आतंकवादी होता था ना, उसके गले में एक लॉकेट होता था, और उस लॉकेट में क्या होता था, साइनाइड। तो जैसे ही पुलिस ने घेर लिया, मिलिट्री ने घेर लिया, अब उन्हें पता चल गया कि हम पकड़े जाने वाले हैं, तो सडनली उस साइनाइड को लॉकेट से निकाल के, और साइनाइड क्या है कि इट वुड किल अ पर्सन इन 1 सेकेंड। तो ये लोग पकड़े भी नहीं जाते थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसी फेज में इनको एलिमिनेट किया गया, और इनको एलिमिनेट करने के लिए कितना मैसिव स्केल पे रिप्रेशन किया गया होगा। हजारों लोग मारे गए थे, और फाइनली एलटीटी को एलिमिनेट कर दिया गया। तो तमिल पॉपुलेशन अच्छी खासी है वहाँ पे श्रीलंका में, खास करके जो नॉर्थ श्रीलंका है, क्योंकि वो इंडिया की तरफ लगता है। तो लोग पहले से थोड़े बहुत ग्रीवेंसेस तो थे ही। पहला कारण कि द राजपक्षा गवर्नमेंट वाज रूलिंग फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम, और दूसरा ये कि दिस वाज द फैमिली दैट हैज़ एलिमिनेटेड द एलटीटी गवर्नमेंट। और एलटीटी के सिंपैथाइजर्स, मतलब उनसे सहानुभूति रखने वाले, हमेशा रहते थे वहाँ पे। मतलब मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मैं आपको बताता हूँ कि बिहार की थोड़ी सी हिस्ट्री, 1990s की मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था। तो वहाँ पे गवर्नमेंट सोर्सेस, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स ऐसा बता रहे थे कि जब एक दौर था बिहार में 1990s में, नक्सलवादियों का दौर था, और पार्टीज़ का, हर कास्ट ने अपनी पार्टी बना रखी थी। तो कई ऑपरेशंस में क्या होता था कि पुलिस एक साथ में मिलकर फायरिंग कर रही है। इधर एक ग्रुप है नक्सल ग्रुप, इधर एक नक्सल ग्रुप है, और पुलिस को क्या चाहिए कि दोनों को एलिमिनेट करो ना, दोनों नक्सल ग्रुप हैं। लेकिन कई केसेस में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स बता रहे हैं कि पुलिस इनके साथ खड़े होकर फायरिंग कर रही है दूसरी पार्टी पे। तो क्यों कर रही है पुलिस? क्या हो गई? सिंपैथाइजर हो गई ना। पुलिस का काम तो न्यूट्रल रहना है, सिंपैथाइजर हो गई। तो ऐसे ही एलटीटी का श्रीलंका में था। श्रीलंका में अगर किसी भी गांव में जाओगे तो किस घर में एलटीटी का कमांडो बैठा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। ये एक रीज़न है कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। दूसरा, फाइनेंसेस, पैसों के इनके पास कोई कमी नहीं थी। क्यों? पूरा का पूरा सिलिकॉन वैली, अमेरिका में, पूरा यूरोप में, जितने भी आईटी सेक्टर में बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं, जिनकी करोर्स में सैलरी होती है, वो लोग कौन है? तमिल ही तो हैं, जो आईटीज वगैरह से निकल के गए हैं। मैक्सिमम लोग तमिल थे, तो वो लोग फंडिंग वहाँ से भेजते थे। ये श्रीलंका की कहानी थी। अब इसके बीच में क्या हुआ, आप चाइना वाला एंगल लेके आ जाओ। ठीक है, चाइना ने वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस लेके आया। इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या हुआ, पहला मैंने आपको बताया बैकड्रॉप, पॉलिटिकल बैकड्रॉप बता दिया। दूसरा इकोनॉमिक देखिए। श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी चल रही है ना, श्रीलंका पे जाएंगे, फिर बांग्लादेश पे, फिर नेपाल पे आएंगे। तो इनकी इकोनॉमी ऐसी हो गई थी कि 12-13 घंटों का पावर कट है। ठीक है, फ्यूल नहीं है। एक सेकंड, आप लोग लिखोगे कैसे? ये पॉइंट्स लिखने हैं आंसर में जो मैं बता रहा हूँ। अभी जो ये सब किया ना, ये पूरा डिस्कशन था। लिखने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, आंसर में लिखने वाली चीज़ें। ये भी ज़रूरी है आपका जानना कि कौन सी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ और कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी में पहला श्रीलंका, ये सारे मूवमेंट्स का टाइमलाइन ये है 2022 से 25। रागलिया मूवमेंट, इसका मतलब होता है स्ट्रगल। पॉलिटिकल फैक्टर, राजपक्षा की कहानी मैंने बता दी, ये लिख सकते हो, एलटीटी मेंशन कर सकते हो। इकोनॉमिक फैक्टर्स, 12 से 13 घंटे का पावर कट होता था। शॉर्टेज थी किस चीज़ की? खाद्य पदार्थों की, फ्यूल, फूड, जो भी पेट्रोलियम वगैरह है, मेडिसिन। इंडिया ने भी काफ़ी हेल्प की थी इस समय, इनकी मेडिसिन वगैरह यहाँ से भेजा था। तो बेसिकली क्या था, इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन एक ऐसा फैक्टर है जो पूरी आबादी को
इंस्टिगेट कर सकता है, सड़क पे लेके आ सकता है। इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर बता दिया राजपक्षा का। ये 2 चीज़ें थी जिन्होंने श्रीलंका में फाइनली रजीम चेंज, वायलेंस हुआ वहाँ पे और रजीम चेंज आया। बहुत ज़्यादा भी नहीं जानना है, फिर आंसर ड्राफ्ट करने में मुश्किल हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा जानोगे। तो इतना जान लो कि ये जो प्रोटेस्ट था कैसा था, स्पॉडिक था। स्पॉडिक का मतलब होता है त्वरित बोलिए या स्पॉन्टेनियस, अचानक जो चीज़ हो जाए, स्पॉडिक प्रोटेस्ट था। अब आ जाते हैं बांग्लादेश पे। पहला श्रीलंका हो गया, दूसरा बांग्लादेश। उसको जैसे हमने अरागलिया बोला ना, ये इसको आप कह सकते हैं बेसिकली स्टूडेंट अपराइजिंग, श्रीलंका में जो हुआ। और जो नेपाल में हुआ उसको जेनजी या जेनजेड, स्टूडेंट अपराइजिंग हो गया। अब इसका भी बैकड्रॉप देखते हैं। बैकड्रॉप यानी कि इसके पीछे क्या कहानी थी। वहाँ पे तो राजपक्षा फैमिली, यहाँ पे क्या, शेख हसीना। देखो बच्चों, एक चीज़ ना हमेशा समझ के रखो, एक होता है टॉपिक को समझना। अब जैसे इस पे काफ़ी बच्चे 200-250 बच्चे आंसर लिख चुके हैं क्योंकि मैंने असाइनमेंट दिया था। तो जो गलतियाँ उन्होंने की थी, 2-3 गलतियाँ बता देता हूँ। देखो, बांग्लादेश में रजीम चेंज हो रहा है, श्रीलंका में रजीम चेंज हो रहा है, नेपाल में रजीम चेंज हो रहा है, वो उनका इंटरनल डोमेस्टिक अफेयर है। आप जब भी इस टॉपिक पे आंसर लिखोगे तो आपको जजमेंट नहीं देना है कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, एब्सोल्यूट सेंस में। आप अपना जो ओपिनियन बनाओगे, आप ओपिनियन बनाते वक्त यू वुड रिमेंबर दिस थिंग दैट यू आर इंडिया, और इंडिया के यू आर एन इंडियन, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप ओपिनियन बना रहे हो। तो आंसर में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि शेख हसीना की गवर्नमेंट थोड़ी सी एक्सप्लॉयटेटिव थी, इसीलिए भी तख्ता पलट में एक फैक्टर बना वो। लेकिन आपको ये नहीं लिखना है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेटिव थी और लोगों को शोषण कर रहे थे। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि शेख हसीना हमेशा से मतलब इंडिया इंक्लाइंड रही हैं। इनका झुकाव हमेशा से इंडिया की तरफ रहा है, चाहे किसी की गवर्नमेंट हो। जब कांग्रेस की सरकार थी तभी भी शेख हसीना का यही था कि भारत से रिश्ते जितने अच्छे हो सकें उतने अच्छे हों। ये प्रेजेंट मोदी रजीम में भी वही था उनका। तो इनका चले जाना, इनको गद्दी से हटा दिया जाना, वो इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए या इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं हुई। हमारे लिए वो नुकसानदायक हुई। क्यों? अभी वहाँ मोहम्मद यूनुस बैठा है और वो अमेरिका का पपेट है, तो वो तो वही करेगा ना जो ट्रंप भाई साहब उसको बोलेंगे करने। लेकिन शेख हसीना के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं था। इंडिया और बांग्लादेश के पास कोई एक आइलैंड है, मुझे याद नहीं आ रहा है उस आइलैंड का नाम, और अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि वो आइलैंड अमेरिका को दे दे बांग्लादेश, लेकिन शी रिफ्यूज्ड। क्योंकि उन्हें पता था शेख हसीना को कि इंडिया के अगेंस्ट कोई प्रोपोगंडा चलाएंगे, लामबंदी करेंगे, मिलिट्री घेराबंदी करेंगे इंडिया की, इसलिए यूएसए वो आइलैंड मांग रहा है। तो शेख हसीना ने मना कर दिया था। तो आप देखो, आपको ऐसे भी समझना है ना, आप इस चीज़ को समझो। एक तो इंडिया की तरफ इंक्लाइंड थी, दूसरा इंडियन कल्चर के तरफ भी। पूरी दुनिया में एक महिला शासक मुझे बताइए आप, जो साड़ी पहनती हो और चूड़ियाँ पहनती हो हाथ में, डिस्पाइट बीइंग ए मुस्लिम। कभी भी आपने शेख हसीना की कोई फ़ोटो देखी होगी न्यूज़ में या गूगल में, तो जो उनका इंप्रेशन होगा क्या होगा? एक महिला जो साड़ी पहने हुए हैं और हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। कहाँ की? बांग्लादेश की एक मुस्लिम लीडर है। तो इंडियन कल्चर के प्रति इंक्लाइंड थी। और जो इनके फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, 1971 में जो बांग्लादेश की आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी, इनके फादर ने ही लीड की थी। तो हिस्टोरिकल लेगेसी भी इनकी थी कि इन्हें पता था कि बांग्लादेश, द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इज़ द रिजल्ट ऑफ इंडियाज़ एफर्ट्स, इंडिया की वजह से ही बांग्लादेश बना है। तो शी वाज, मतलब हमेशा के लिए वो आभारी थी इंडिया की, और कोई भी ऐसा काम नहीं करती थी जो इंडिया के अगेंस्ट जाए। इसका एक बहुत अच्छा मैं उदाहरण देता हूँ, किसी भी आंसर में लिख सकते हो साउथ एशिया कॉन्टेक्स्ट में। मान लीजिए कि इंडो बांग्ला बॉर्डर है, इंडो बांग्ला बॉर्डर है ये, इस तरफ इंडिया है और इस तरफ बांग्लादेश है। तो जब बाउंड्री बनी तो वो तो बहुत ही हड़बड़ी में बनी बाउंड्री 1971 में। तो बाउंड्री बनने के बाद भी क्या हुआ, इस तरफ इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं छोटे छोटे, और इधर भी गांव हैं छोटे छोटे। तो बेसिकली ये जो बांग्लादेश की तरफ जो गांव है ना, ये इंडिया के गांव हैं। इनको इनक्लेव्स कहा जाता था, इनको इनक्लेव्स कहा जाता था। इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि हाउ कोऑपरेटिव शी वाज टुवर्ड्स इंडिया। इनको कहते थे इनक्लेव्स। यहाँ पे गांव हैं कई सारे,
इंडिया के गांव हैं, जो लोग हैं वो भारत का आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं, भारत का वोटर आईडी कार्ड है, उनका परिवार सारा इस तरफ है, उनकी दुकानें इधर हैं इंडिया में, तो डेली बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस करके आते जाते हैं। सिमिलरली ये जो गांव हैं ये बांग्लादेश के गांव हैं, बांग्लादेश के इनक्लेव्स हैं। इनके गांव उस तरफ है, उनके खेत उस तरफ हैं। होता है ना, आपने गांव में भी देखा होगा, 2 किलोमीटर दूर में भी लोगों के खेत होते हैं। तो ये हमारे एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक इशू था, क्योंकि अब ये लोग जो हैं भाई उस देश के नागरिक हैं, तो उनको वहाँ जाने से आप रोक नहीं सकते। ये देश इंडिया के नागरिक हैं ये लोग, तो उनको रोक नहीं सकते आप। तो अभी की जो रेजीम है 2014 में सरकार ने आने के बाद सबसे पहले इस पे काम करना शुरू किया कि इसको हम सेटल कर लेते हैं, ताकि हम इसकी फेंसिंग कर सकें। और बॉर्डर तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, फेंसिंग ही होना चाहिए ना, कोई भी आ जा ना सके। तो सरकार ने क्या किया, इधर के जो गाँव थे ये सब उनको ही दे दिया कि ये सब आप रख लो, ये बांग्लादेशी हो गए, और इधर जो है वो हमको दे दो, अब ये इंडियंस हो गए। तो इस तरीके से इसको सेटल कर लिया। बिना बांग्लादेश के सहयोग के क्या ये हो पाता? और ये बहुत ही पेंडिंग टास्क था, 1971 से ही इट वाज ए पेंडिंग टास्क। तो नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप लिखोगे तो ओली को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, या वहाँ की जो माओइस्ट सरकार है उनको, या जो हिंदूवादी सरकार है नेपाल की, आप किसी को क्रिटिसिज्म करने से पहले, आलोचना करने से पहले ये ज़रूर देखेंगे कि इंडिया के फेवरेबल कौन सी रजीम थी, जिनकी पॉलिसीज़ इंडिया के फेवर में थी। आप कभी भी उनको, उनकी आलोचना नहीं करोगे, यू वुड नेवर क्रिटिसाइज देम, वो आपका आंसर फिर दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो शेख हसीना कब से रूल कर रही थी? 2009 से। ओके, जो इमीडिएट ट्रिगर हुआ, वो इमीडिएट ट्रिगर क्या था कि वहाँ पे कुछ कोटा दे दिया था 30% सिविल सर्विस कोटा। किन के लिए? जो 1971 की लड़ाई में जो लोग लड़े हैं या जो शहीद हुए हैं, उनके जो बच्चे हैं वेटरन्स के। देखो बीपीएससी के एग्ज़ाम में एक वो होता है ना, नोटिफिकेशन में एक स्वतंत्रता सेनानियों का, एक कट ऑफ में भी एक कॉलम होता है ना, कुछ स्वतंत्रता सेनानी के जो भी डिपेंडेंट हैं, तो वैसे ही इन्होंने दे दिया। तो ये जो स्टूडेंट्स थे ना वहाँ के, अभी आप इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझो कि अभी यूपीएससी की एज क्या है जनरल कैटेगरी की? 32। लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम पे तो ये 21-22 साल हुआ करती थी। सडनली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दे कि अब यूपीएससी की एज है 24 साल, तो क्या होगा? बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा। लोग मतलब इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हर स्टेट के, उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ, 30% का दिया वहाँ पे रिजर्वेशन। तो ये इमीडिएट ट्रिगर बना, जो धीरे धीरे करके नेशन वाइड हो गया। और इतनी जल्दी हुआ ये सब कि किसी को भी कुछ प्रिपरेशन करने का समय नहीं मिला, और शेख हसीना को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, तुरंत इंडिया लेके आया गया। आपने न्यूज़ वगैरह देखा ही होगा उस टाइम पे। शी बिकम, उनको असाइलम दिया गया, पॉलिटिकल असाइलम दिया गया इंडिया में। अब इसके पीछे का क्या रीज़न था मेन? यूएसए बैक्ड, ये लिख सकते हो आप। यूएसए को क्रिटिसाइज़ करना है आंसर में जितना करो, जिस देश को क्रिटिसाइज़ करना है करो, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है जो इंडिया के अगेंस्ट जाती हो। यूएसए बैक्ड एनजीओस, ठीक है, इन्होंने फ्यूल किया। देखो एक देश है ये, यहाँ पे एक आंदोलन करना है जिसमें कि 10 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप समझते हो बिना ऑर्गेनाइजेशन के हो सकता है? बिना ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के ये हो सकता है क्या? फेसबुक पे क्या पोस्ट करना है जिससे और ज़्यादा लोग भड़कें, लोगों को किस गली में, किस मोहल्ले में कितने बजे इकट्ठा करना है, कौन सी सरकारी बिल्डिंग का घेराव कब करना है। अब वहाँ पे 10,000 लोग आएंगे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, अगर कोई पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हो गया तो उसकी इलाज की व्यवस्था, पूरी की पूरी एक व्यवस्था लगती है कोई भी बड़ा प्रोटेस्ट करने में। और कॉलेज के 10-20 बच्चे या 500 बच्चे इसको नहीं कर सकते, फंडिंग भी चाहिए इसके लिए। तो ये सब जो होते हैं ना प्रोटेस्ट, ये इसके पीछे कोई एनजीओ होता है जिसके पीछे करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है, इनकी पूरी एक टीम होती है। सोशल मीडिया हैंडलर अलग होता है, फील्ड ऑफिसर अलग होता है, ये लोग मैनेज करते हैं। आप ये जो देखते हो ना मेधा पाटकर और ये लोग, कोई सरकारी परियोजना चल रही है वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों प्रोटेस्ट? इसलिए करते हैं क्योंकि जो विदेशी ताकतें हैं वो इनको फंड्स देती है कि आप ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इंडिया का रोको, कैसा भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई डैम हो। हमेशा डैम का ही विरोध क्यों होता है इंडिया में, और न्यूक्लियर पावर प्लांट का ही विरोध क्यों होता है? क्योंकि इंडिया डैम बना लेगा,
न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, तो एनर्जी इंपोर्ट्स हमारी कम हो जाएंगी ना। और दूसरे देश ये नहीं चाहते हैं कि हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स कम हो, वो चाहते हैं कि हम हमेशा एनर्जी के लिए उन पर डिपेंडेंट रहें। तो यही जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, दिस इज़ हाउ दे प्ले विद द डेवलपिंग नेशंस और द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। ये एक रीज़न हो गया। शेख हसीना का बता दिया, ये याद रखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा आपको, 30% सिविल सर्विसेज कोटा। तो सडन रेजिम चेंज हो गया। अब इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन इंडोनेशिया में भी सिर्फ एक लाइन, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, अगस्त 2025 में सिमिलर प्रोटेस्ट हुआ। अब इससे क्या होता है ना, आप बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका मेंशन करते हो, उसमें इंडोनेशिया का एक लाइन भी लिख देते हो, तो ये आपके आंसर को थोड़ा सा और रिच बना देता है। तो आप लिख सकते हो द सिमिलर प्रोटेस्ट हैपेंड इन इंडोनेशिया इन अगस्त 2025। अब क्या फैक्टर थे, क्या रीज़न था, उसके ज़्यादा PDF में दे दिया है मैंने, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। अब नेपाल पे आ जाइए। नेपाल को बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस पर तो सेपरेट वीडियो ही मैंने बनाई है, यूट्यूब पे पड़ा है, आप देख लेना। नेपाल का जनजेट प्रोटेस्ट। अब नेपाल में भी वैसा ही है कि एक तो ये लिखोगे इसमें कि नेपाल रिलेटिवली यंग डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी अभी अभी आई है, उनका कोई 50-60 सालों का इतिहास नहीं है डेमोक्रेसी का। दूसरा, रिलेटिवली 2 या 3 फैमिलीज़ हैं, उन्होंने ही रूल किया है। 36 मिनट्स हो गए, चलो इसको 15 मिनट में वाइंड अप करते हैं। रिलेटिवली 2-3 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने रूल किया है वहाँ पे। इमीडिएट ट्रिगर क्या था, अब देखो इसमें ना थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ डिस्कस, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है, वहाँ पे डिस्कस कर दिया है पूरा डिटेल्स में। इकोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट दोगे कि वहाँ का जो GDP है, उनकी GDP का 1/3 जो है बाहर से आता है रेमिटेंस के फॉर्म में। बाहर से इसलिए आता है क्योंकि लोग बाहर हैं। इंडिया में कितने नेपाली हैं, कई शहरों में नेपाली कॉलोनीज़ हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। रोज़गार के जो अवसर हैं वो सीमित है, आप ऐसा लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे लोग हैं ना, कोई मोमोज बेचने वाला है, कोई घर में सूट बना के बेच रहा है, कोई लेडी है वो घर में कुर्ते बना के बेच रही हैं, कोई इंसान गमछा बना के बेच रहा है, या कोई हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बना के बेच रहा है। तो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक और टिकटॉक, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है यहाँ की इकोनॉमी में। लोग वहीं पे प्रचार करते हैं, कोई प्रोडक्ट है फेसबुक पे उसको डाल दिया। इंडिया में भी तो आपने देखा होगा ना, आजकल लेडीज सूट बेचते रहती हैं यूट्यूब पे लाइव, तो कुछ वैसा ही है। तो यूट्यूब क्या है, माध्यम है उनके लिए एक अपने बिजनेस को और फैलाने का। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सोशल मीडिया इज़ बिकमिंग अ टूल फॉर प्रोपेगेंडा, एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा का टूल बन रहा है। गवर्नमेंट का ये जस्टिफिकेशन था नेपाल का कि एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा वहाँ पे चल रहा है। तो सडन बैन कर देते हैं, सडनली बैन कर देते हैं, सडन बैन। बच्चों आंसर लिखते हो ना आप लोग, तो सीधा लिखो ना, सडन बैन ऑन मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मेजर का क्या मतलब हो गया, ज़्यादातर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उनको बैन कर दिया गया। अब बच्चे आंसर में लिख रहे हैं 26 प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, 28 प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। वो इम्पोर्टेंट है क्या, नहीं है। मुझे इससे आपत्ति नहीं है, अगर आपको याद है आपने लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि आप अपने दिमाग को एक्स्ट्रा डाटा क्यों फीड कर रहे हो जो अननेसेसरी है, जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने वाला है। ऐसे नंबर्स कि इतने करोड़ 142.34 करोड़ का यहाँ पे ये हुआ फंडिंग, कभी मत याद किया करो ऐसी चीज़ों को। 142 करोड़ है ना, कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ, मोर देन 100 करोड़, ऐसे लिखो। अब ये याद करना ज़्यादा आसान है ना, मैं हिस्ट्री में भी यही चीज़ें आपको बताता हूँ, डेट्स कैसे याद करने हैं। कहीं पे $97 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो वहाँ पे आप लिखो अराउंड $100 मिलियन का हुआ है, ठीक है, अराउंड $100 मिलियन ही है ना। अननेसेसरी चीज़ों से अपने ब्रेन को ओवरलोड नहीं करना है कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हुए। एग्जामिनर को इंटरेस्टेड नहीं है वो कि 26 हुए या 27 हुए या 28 हुए, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो कि द मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर बैंड। ये इमीडिएट ट्रिगर बना। इकोनॉमिक फैक्टर मैंने बता ही दिया, रोज़गार के साधन जो थे, अवसर जो थे वो सीमित थे। अब अगला टॉपिक जो है
सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर में सोशियो पॉलिटिकल ड्राइवर्स, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, खो मत जाना, ये है हमारा टॉपिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब इसमें सोशियो पॉलिटिकल ड्राइवर्स पहला, ड्राइवर्स मतलब वही फैक्टर्स, ठीक है, और दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, इकोनॉमिक ड्राइवर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों कंट्री का अलग अलग मैंने बता दिया, अब कंबाइंड हम देख रहे हैं फैक्टर्स को, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब कंबाइंड हम फैक्टर्स को देख रहे हैं, तो पहले इसी को देख लेते हैं, इकोनॉमिक ड्राइवर्स को। इकोनॉमिक ड्राइवर्स क्या थे, जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, तीनों कंट्रीज़ की जिनमें हमने बात की, अनमेट एस्पिरेशंस, ये सब वर्ड्स याद करना सीखो। अनमेट एस्पिरेशंस, यूथ है वहाँ पे एक लार्ज नंबर में, अनएम्प्लॉयमेंट है। अनमेट एस्पिरेशंस का क्या मतलब होता है, बिल्कुल ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। आप चले जाओ बेंगलोर में और लोगों को बोलो बेंगलुरु में जाके कि चलो धरना देना है, 10,000 लोग चलिए, भाई क्यों जाएंगे लोग आपके साथ, सबकी अच्छी खासी जॉब है, 60,000 70,000 2-2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, उनके पास टाइम ही नहीं है, वो अपने हेल्थ पे टाइम देते हैं, अपने कोई योगा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, बाकी टाइम पे अपना जॉब करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है ना कि आप बोलोगे चलो आज नीतीश कुमार के खिलाफ धरना देना है, चलिए आज लालू के खिलाफ धरना देना है, वो नहीं जाएंगे, बिकॉज उनके जो एस्पिरेशंस हैं ना वो मेट हो चुके हैं, वो जो जीवन में करना चाहते थे, बनना चाहते थे, बीटेक किया, उनको एक अच्छी कंपनी में हाई पेइंग जॉब चाहिए थी, वो उनको मिल गई, दे आर सेटिस्फाइड। लेकिन उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यहाँ पे लोगों के अनमेट एस्पिरेशंस हैं। बिहार का कोई बच्चा, किसी ने कॉलेज से जाके बीए कर लिया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है मैंने बीए तो कर लिया, अब मैं आगे क्या करूं जीवन में, मेरे लिए क्या रास्ता है, किसी कंपनी में जाऊंगा बीए की डिग्री लेके तो 8-10 हज़ार से ज़्यादा देगा नहीं। अब उसके एस्पिरेशंस हाई हैं, उसको जीवन में कुछ बड़ा करना है, वो बैंक में गार्ड तो बनेगा नहीं, ठीक है ना, या कोई स्विगी या जोमेटो में डिलीवरी बॉय बनेगा नहीं, ओला उबर चलाएगा नहीं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उसी को कहते हैं अनमेट एस्पिरेशंस, मतलब कि अधूरे ख्वाब, जो सपने अधूरे रह गए। जिस सोसाइटी में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, उस सोसाइटी में कभी भी विद्रोह थोड़ा सा आप फ्यूल दोगे, थोड़ा सा मतलब एक सूखे घास का ढेर है वो, उसमें एक माचिस भी अगर दे दिया जाए तो सडनली इट विल कैच अप द फायर। तो एक इकोनॉमिक ड्राइवर ये था, अनमेट एस्पिरेशंस। दूसरा, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। और ये तो सोशल टाइप इस पे हो गया, सोशल डायमेंशन हो गया। और पॉलिटिकल डायमेंशन गवर्नमेंट का क्या हुआ, या इकोनॉमिक डायमेंशन मिसमैनेजमेंट। जो पैसा देशों के पास था उसको भी मैनेज नहीं कर पाए। भाई इंडिया में कई स्टेट्स बहुत रिच हैं, जैसे गुजरात है, यूपी है, पंजाब है, तमिलनाडु है, कई स्टेट्स पुअर हैं, बंगाल है, बिहार है, लेकिन जिसके पास जितना बजट है उसी में कर रहे हैं ना लोग, अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं। अब तमिलनाडु में देखो, तमिलनाडु पहला ऐसा स्टेट है जो फ्री मिड डे मील देता है अपने बच्चों को, जो मध्याह्न भोजन मिलता है, पहला स्टेट है, उसने खुद इनिशिएट किया है कि भैया हमें सेंटर से पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास इतने पैसे हैं, हम अपने सरकारी स्कूल में बच्चों को फ्री मील प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी के स्टेट हैं जैसे बिहार, यूपी, बंगाल, ये लोग सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है कि सेंटर उसका खर्च उठाएगा। तो फिजिकल मिसमैनेजमेंट, गवर्नमेंट के पास जितना फंड था उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए। और क्राइसिस, कैसा क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। ये तो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हो गए। पॉलिटिकल ड्राइवर्स क्या थे, अभी मैंने बताया कि श्रीलंका में राजपक्षे बैठे हुए हैं भाई साहब, उनकी फैमिली 15 साल से, यहाँ पे 2-3 परिवार रूल कर रहे हैं, नेपाल में, बांग्लादेश में 2009 से शेख हसीना बैठी हुई हैं। तो इसको कहते हैं एलीट कैप्चर। अब सिर्फ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के कुर्सी की बात नहीं है, और भी तो पोस्ट होते हैं इंडिया में। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, अंडर सेक्रेटरी कौन है, बीसीसीआई का हेड कौन बनेगा, या फिर मतलब कि कुछ भी आप पकड़ लो, कि साहित्य अकादमी पकड़ लीजिए, या इंडियन क्रिकेट टीम का कोच कौन बनेगा। तो ऐसे जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं ना, जो एलीट पोस्ट होते हैं, अगर उस पर एक ही परिवार कब्जा करके बैठ जाए तो उसको कहा जाता है एलीट कैप्चर। और इसको साथ में लिंक करो करप्शन से,
एक ये था सोशियो पॉलिटिकल ड्राइवर किसका, प्रोटेस्ट का। दूसरा अथॉरिटेरियन, क्या स्पेलिंग ठीक है ना, देख लेना आप, नहीं गलत है, अथॉरिटेरियन निज़म, या फिर आप इसको कह सकते हो रिजिड रूल। देखो श्रीलंका में तो अथॉरिटेरियनिज्म क्यों आएगी आपको मालूम है, क्योंकि भैया उन्होंने एलटीटी से डील किया है तो स्ट्रिक्ट तो उनको रहना ही पड़ेगा। तो बाकी की जनता, देखो कोई भी मेजर एक्शन होता है ना तो सिर्फ गुनहगार ही नहीं मारे जाते। अब जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान ये अफ़गानिस्तान पे इतनी बॉम्बिंग की तो क्या सिर्फ अलकायदा वाले और टेररिस्ट ही मारे गए, तालिबान वाले ही? कई सिविलियंस भी तो मारे जाते हैं ना। तो जब भी क्रैकडाउन होता है, रिप्रेशन होता है, तो आम जनमानस का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किसी के खेत में बॉम्ब गिरा दिया आपने, उसके साल भर की फसल बर्बाद हो गई, है ना। किसी के मान लो कि कोई डेयरी फार्मिंग चला रहा है, 10 गाय बंधी हुई है, पता चला कि अमेरिका से झगड़ा चल रहा है और रात को वहीं पे बॉम्ब गिरा दिया, तो उसकी तो पूरी इन्वेस्टमेंट गई, पूरा बिजनेस गया। तो ये चीज़ें क्या करती है, रिसेंटमेंट पैदा करती हैं, गुस्सा पैदा करती हैं लोगों में। तो ये एक फैक्टर था अथॉरिटेरियन। और जो गुस्सा जब सही बैकग्राउंड बनता है, सही समय बनता है, तो फिर वो बर्स्ट होता है। एक फैक्टर इसमें आप डाल सकते हो डिजिटल एक्सेस या फिर मोबिलाइजेशन। आपने चीज़ नोटिस किया है, यूपी में कोई भड़काऊ पोस्ट कर देता है, योगी जी तुरंत भेज देते हैं अपने आदमी, इसको पकड़ के लाओ जरा, इसकी खातिरदारी करो। क्यों? ये चीज़ बहुत ही डेंजरस है। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी ने कोई पोस्ट कर दिया कि भाई देखो हमारे यहाँ ये मस्जिद है, इसको हिंदू तोड़ रहे हैं, झूठा मूठा ही पोस्ट कर दिया किसी ने, तो आप समझते हो जो कम्युनल बैलेंस है वहाँ का, जो कम्युनल पीस है, सडनली वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और फाइनली लॉस किसका होगा? पब्लिक का ही लॉस होगा। दोनों तरफ के लोगों का, मतलब कि लाइफ्स में और प्रॉपर्टी में दोनों में लॉस होगा, और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि लोगों के पास एक्सेस है। पता नहीं किस किस ने, कैसे कैसे लोगों ने, इंडिया में ही ऐसे ऐसे लोगों ने यूट्यूब पे अकाउंट बना रखे हैं जिनके पास 1-1, 2-2 लाख सब्सक्राइबर हैं। अगर वो ऐसी कोई चीज़ें पोस्ट कर देते हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता। हाँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ये समझिए ना, आपने देखा ही होगा अभी यूपी में किसी ने, वो तेंदुआ वाला नहीं आया था, किसी लड़के ने कोई रील वील बना के डाल दी थी कि तेंदुआ आ गया है यहाँ पे, और पूरी प्रशासन पूरे ज़िले में रात भर लगी हुई है, तेंदुआ ढूंढ रही है। फिर अगले दिन उस लड़के को पकड़ा, उसकी सेवा की गई, तो उसने बताया कि मैंने तो मजाक में बना दिया था। तो कम्युनल बैलेंस हो या पीस हो, उसको ये डिजिटल मोबिलाइजेशन कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा, मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लोगों को इकट्ठा करना। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है जो सीए वाला प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग में, उसमें लोगों को मोबिलाइज किया गया था डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही। और ये एक हथियार है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, डिजिटल प्लेटफॉर्म। राइज ऑफ जेनजेड भी लिख सकते हो इसमें। सबसे बड़ा फैक्टर यही था, राइज ऑफ जेनजी या जेनजेड। ये कौन लोग होते हैं? टेक सेवी, जिनका 8-10 घंटा पूरा मोबाइल पे ही जाता है, हर प्रोफाइल पे उनके अकाउंट मिलेंगे, ट्विटर से लेके, उसको गांव के 4 लोग नहीं जानते, लेकिन ट्विटर पे भाई साहब का प्रोफाइल मिलेगा, ट्विटर पे पता नहीं वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। तो ये जो ऐसी जो जनरेशन है ना, आजकल की पीढ़ी है, आप कभी किसी 16-17 साल का बच्चा आपको मिले ना, आप उससे कुछ पूछो सोशल मीडिया के बारे में, आपको वो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म बताएगा जो खुद को आपको नहीं पता होगा। क्योंकि जब हम 16-17 साल के थे तो वो प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। ये बच्चे इतने ज़्यादा, आजकल के जो 16, 17, 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं ना, अभी जो 10th 12th पास कर रहे हैं, इन बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, कैसे यूज़ करना है ये चीज़ें पता है। जैसे देख लो हमारे माँ बाप की जो जनरेशन है, वो लोग व्हाट्सअप वगैरह भी कई लोग हैं जो यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्सेस, एक तो ये होना, डिजिटल एक्सेस होना, प्लेटफॉर्म का होना, और उसको चलाना आना, हाउ टू यूज़ दिस थिंग्स इन विच प्लेटफॉर्म, ये हो गया। अब देखते हैं, ये तो हमने सारा डिस्कस कर लिया, सिंगल सिंगल भी डिस्कस कर लिया, और उसके बाद कंबाइंड भी, ये कंबाइंड ही डिस्कस किया ना, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स और इकोनॉमिक ड्राइवर्स। अब हम देखते हैं इसमें कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस क्या रहे, किसके कंसिक्वेंसेस? रजीम चेंज के, रजीम चेंज के क्या कंसिक्वेंसेस रहे। ओके, तो पहला आप इसमें देखो, डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल कंसिक्वेंस, मतलब जिस देश में ये विद्रोह हुआ, जहाँ पे कि सरकार बदली, वहाँ पे क्या कंसिक्वेंस हुआ।
डोमेस्टिक कंसिक्वेंस में आप लिखोगे कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, अब नेपाल में सरकार को उखाड़ तो फेंका आपने, उसके बदले बैठाओगे किसको? अब इंडिया में क्या है कि एक पैटर्न फिक्स है, इलेक्शन होगा हर 5 साल के बाद, और सरकार जीते या हारे ऑल्टरनेट्स हमेशा हैं, या तो वही सरकार जीत जाएगी तो वैसे ही सिस्टमेटिकली चलता रहेगा, वो सरकार हार जाएगी तो दूसरी पार्टी है उनको भी पता है गवर्नमेंट कैसे चलाना है, वो आ जाएंगे, उसके बदले तीसरी पार्टी आ जाएगी। लेकिन जो एक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फिक्स है, तो हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। आज इलेक्शन है, हम वोट दे के आए, कल सरकार बदल जाती है, हम तो अपने घर में ही बैठे रहते हैं ना, ना ही कोई दंगा, ना ही कोई आगजनी। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम होता है, ऐसे पॉलिटिकल दिस इज़ हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। लेकिन जो नेपाल में हुआ, पूरे शहरों को जला दिया आपने, पूरे देश को आगजनी कर दी, और सरकार, जो लोग थे सरकार में वो अपनी जान बचा के भाग गए, अब दूसरे लोगों को आपने बैठा दिया। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम तो पूरा ब्रेक डाउन हो गया ना, तो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, इससे पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए इट्स नॉट अ गुड थिंग। दूसरा कंसिक्वेंस क्या हुआ कि इन सारे देशों में देखो, जहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ फाइनली मिलिट्री को आना पड़ा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, फाइनली सप्रेशन के लिए मिलिट्री को आना पड़ेगा ना, तो मिलिट्री का रीसर्जेंस हुआ पॉलिटिक्स में। अब देखो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, मिलिट्री का रिसर्जेंस अगर हो रहा है, पूरे देश को मिलिट्री संभाल रही है, मिलिट्री का काम है एक्सटर्नल बॉर्डर्स को संभालना, पूरे देश को मिलिट्री अगर संभाल रही है, तो जो मिलिट्री का चीफ है उसका मन किया वो बोलेगा चलो भैया मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं, अब हम ही चला रहे हैं देश, वैसे भी हम ही चला रहे थे तो अब हमें ही चलाने दो। पाकिस्तान में क्या होता है, यही तो होता है। पाकिस्तान का जो 75 साल का इतिहास है, उसमें से 60% टाइम जो आर्मी चीफ है वही जाके बाद में प्रेसिडेंट बन जाता है, तख्ता पलट करके। तो अब प्रेसिडेंट बन जाएगा मिलिट्री का चीफ, तो डेमोक्रेटिक सेटअप तो ख़त्म हो गया ना वहाँ पे, वो तो एक टाइप की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो गई। तो दिस इज़ ए डेंजरस थिंग, मिलिट्री रिसर्जेंस। फिर ये मोबोक्रेसी को प्रमोट करता है। मोबोक्रेसी क्या होता है? भीड़ तंत्र। एक तो होता है लोकतंत्र और एक होता है भीड़ तंत्र। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में क्या है भैया, पार्लियामेंट में, देश की पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है, वो अच्छा है या बुरा है वो मैटर नहीं करता। क्या पंजाब के सांसद नहीं गए थे पार्लियामेंट में? या क्या किसान सिर्फ पंजाब में ही रहते हैं? किसान तो पूरे इंडिया के हर राज्य में रहते हैं, और हर राज्य से सांसद चुन के, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के पार्लियामेंट में गए हैं। अब उन्हीं लोगों ने वो कानून बनाया है, अगर आप उस कानून से सहमत नहीं हो तो आपके जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, अपने ही ज़िले में अपने एमपीज़ के पास जाइए और बोलिए कि हमारा नुकसान हो रहा है। आप सभी एमपीज़ जाके अपने गवर्नमेंट को बोलो कि इस कानून को चेंज करें। लेकिन हज़ारों हज़ार लोगों का आ जाना, हरियाणा दिल्ली पूरा बॉर्डर सील कर देना, और लाखों लोगों की रोज़गार चली गई। कई लड़के ऐसे थे जिनकी बेचारे की 25,000 की जॉब है, 3 दिन ऑफिस में लेट पहुंचा, 4-4 घंटे लेट पहुंचा, 5वें दिन उसको जॉब से निकाल दिया गया। इसी को कहते हैं भीड़ तंत्र, कि हमें जो समझ में आएगा हम वो करेंगे। हम अपने ट्रैक्टर में 10 लाख रुपए का साउंड सिस्टम लगाएंगे, लेकिन धरना देंगे कि हम गरीब हैं और सरकार हमारा शोषण कर रही है। कौन सा किसान अपने ट्रैक्टर में 10 लाख का साउंड सिस्टम लगाता है भाई, बताना मुझे। इसी को कहते हैं भीड़ तंत्र, लॉस्ट प्रायोरिटीज। फिर पॉलिसी शिफ्ट। तो यहाँ पे जितने भी देशों में ये जो तख्ता पलट हुआ, ये डेमोक्रेटिक वे में नहीं हुआ, अनडेमोक्रेटिक वे में हुआ और मोबोक्रेसी के थ्रू हुआ। अब इसके देखते हैं जियो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। जियो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस और फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट। मैं बिल्कुल आपका जो पीडीएफ है ना उसी पैटर्न में जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दूसरी हेडलाइंस दे दूँ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ने लेक्चर में पढ़ाया उससे अपने आंसर बनाए या पीडीएफ से बनाए। तो एक बार वेल रिसर्च करके पीडीएफ बन गया, बस उसी को विद एग्जांपल्स मुझे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे नया कंटेंट नहीं देना है। नया कंटेंट मैं दूंगा अगर, एक टॉपिक पे 10 डिफरेंट टाइप्स की पीडीएफ बना सकता हूँ मैं, लेकिन अगर हर बार नया कंटेंट देता जाऊँगा एक ही टॉपिक के लिए, तो फिर आपका काम तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा। तो जियो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या थे? जो कीवर्ड इसमें आप लिखोगे, ये लिखोगे अनसेटल्ड, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अनसेटल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस। देखो चाइना, इंडिया,
और नेपाल। नेपाल क्या है? नेपाल इज़ अ बफर स्टेट। बफर स्टेट है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। चाइना की भी पूरी कोशिश रहती है कि हमारी लॉबी में रहे नेपाल, और इंडिया की भी पूरी कोशिश रहती है कि हमारी लॉबी में रहे। अपने इतिहास में ज़्यादातर समय नेपाल इंडिया के लॉबी में रहा है। उसका कारण है कल्चरल और रिलीजियस। चाइना वालों से ना वो धर्म शेयर करते हैं, दिखते तो वैसे ही हैं उन्हीं की तरह। वो तो क्या हो गया, वो तो रेस हो गया। उनके जो रेशियल फीचर्स हैं वो तो चाइना से मैच करती है नेपाल के लोगों की। मतलब आंखें, हाइट, शक्ल, सूरत, ये सब वो रेशियल फीचर है, वो तो चाइना से मैच करती है। लेकिन इनका रिलीजियन, चाइनीज़ तो बोलते नहीं नेपाल, हर नेपाली को हिंदी आती है। रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब इंडिया से मैच करता है। इसीलिए देखो जब भी रिलेशन ख़राब होता है ना, राजनाथ सिंह का एक बहुत अच्छा कोट है। इसको आप आंसर में लिख सकते हो, बहुत इजी है, एक बार में याद हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने किसी भाषण में कहा था कि नेपाल एंड इंडिया शेयर द रोटी बेटी का रिश्ता। रोटी, इसको ऐसे ही लिख सकते हो हिंदी में, हिंदी के बच्चे प्योर हिंदी में लिख दें, रोटी बेटी का रिश्ता। ठीक है, ये राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है, नाम भी लिख सकते हो, कोट भी कर सकते हो। कैसे इसको यूज़ किया, कैसे किया जाता है, इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है, देखो ये काम आ जाएगा आपके। इंडो नेपाल रिलेशन पे आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, कैसा भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो, उसका कंक्लूजन दोगे आप। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, ये मैं लिख के बता देता हूँ आपको। एज राइटली हाईलाइटेड बाय इंडियाज, शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फिर कोट एंड कोट करके लिखोगे, इंडो नेपाल रिलेशन इज डिफाइंड बाय रोटी बेटी का रिश्ता। आंसर में ऐसे ही इंग्लिश में लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा रोटी बेटी का रिश्ता। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं इसको ओबियसली हिंदी में लिखेंगे कि जैसा कि राजनाथ सिंह ने उल्लेखित किया, भारत नेपाल का रिश्ता या भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंध रोटी बेटी का रिश्ता से परिभाषित होते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, रोटी बेटी का रिश्ता क्या होता है? रोटी बेटी का रिश्ता ये होता है, इधर इंडिया है, सारा रब करना पड़ेगा, ऐसे है ना, इधर नेपाल है और इधर इंडिया है। तो जो नेपाल के लोग हैं उनकी शादियां इधर होती हैं, जो इंडिया के लोग हैं वो नेपाल में जाके शादी करते हैं। ये हो गया बेटी का रिश्ता। मतलब इधर के लोग अपनी बेटियों उधर भेज रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिमोनियल अलायंस, और उधर के लोग इधर भेज रहे हैं, ये बेटी का रिश्ता हो गया। और रोटी का रिश्ता, ठीक है, हम इंटरडाइन करते हैं, तो रोटी बेटी का रिश्ता ये हो गया, मतलब सामाजिक रिलेशन है। जियोपॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस बता रहा था मैं, इसमें अनसेटल्ड इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे कि इनके आने से, तख्ता पलट होने से इंडिया के जो रिलेशन है वो अनसेटल्ड होते हैं। जो भी चाइना के भी हुए ओबियसली, हमारा ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब इस चीज़ का डर कि शिफ्टिंग अलायंस, ये दूसरा वर्ड लिखोगे, शिफ्टिंग अलायंस एंड वरीनेस। वरीनेस डिफ़िकल्ट वर्ड हो जाएगा, कंसर्न लिख लो आप, कंसर्न टुवर्ड्स इंडिया। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बांग्लादेश। मैंने पूरी कहानी आपको बता दी। शेख हसीना थी, प्रो इंडिया थी। शेख हसीना प्रो इंडिया थी, हमें बिल्कुल चिंता नहीं थी कि पूरा बांग्लादेश कभी एंटी इंडिया चला जाएगा, क्योंकि देखो ये हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि बांग्लादेश में एक सिग्निफिकेंट हिंदू पॉपुलेशन है एंड दैट फॉर्म्स माइनॉरिटी। वहाँ पे माइनॉरिटी हैं वो लोग, जैसे इंडिया में क्रिश्चियंस हैं माइनॉरिटी, क्रिश्चियन, जैन और सिख और बौद्ध, ये कौन है? ये लोग अल्ट्रा माइनॉरिटी हैं इंडिया में, लेस देन 1%। इस तरीके से वैसे ही बांग्लादेश में हिंदूज अल्ट्रा माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनकी सेफ्टी, अगर कोई ऐसी जिहादी टाइप की गवर्नमेंट वहाँ पे आ जाएगी जैसे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, तो वहाँ की माइनॉरिटी का तो मतलब देयर लाइव्स आर एट ए ग्रेटर रिस्क। तो शिफ्टिंग अलायंस वही है कि अब शेख हसीना को हटा के मोहम्मद यूनुस को लेके आ गए,
तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और सडनली देखो रातों रात जो हमारा जो बॉर्डर है ना, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, जैसे ही ये सब तख्ता पलट हुआ तो एक मेजर मिलिट्री मोबिलाइजेशन भी हुआ है। हालांकि हमारी एक रफ़ाल वहीं पे है, एक रफ़ाल की पूरी स्क्वाड्रन वहीं पे है, बांग्लादेश बॉर्डर के पास ही है। क्या तो जगह का नाम है, एक अम्बाला में है, दूसरा वहीं पे है, बताऊंगा किसी और लेक्चर में। लेकिन एक मिलिट्री मोबिलाइजेशन भी हुआ वहाँ पे। स्ट्रेंड, तीसरा पॉइंट हो गया स्ट्रेंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। ओके, अब इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट ऑन, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि इंडिया का क्या रोल है, एक बिग ब्रदर का। ये वर्ड आप लिख सकते हो, बिग ब्रदर। इस खित्ते में, इन द साउथ एशियन रीजन, इंडिया हैज़ टू प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। लेकिन ये जो रिसेंट रिजीम चेंजेस हुए, ये चैलेंज करता है स्टेबिलिटी को, चैलेंजेस द स्टेबिलिटी। 1 घंटा हो ही गया आज भी। चैलेंजेस द, वैसे टॉपिक भी बड़ा था, चैलेंजेस द स्टेबिलिटी एंड रीजनल लीडरशिप। वही जो मैंने आपको बताया ना कि बड़े भाई के रोल को, इसको चैलेंज किया है। ओके, ज़रूरत किस चीज़ की है, प्रोएक्टिव, कि जो नई सरकार आई है अब उसको हम बदल तो सकते नहीं। जो भी सरकार बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल में आई है, उनसे कैसे हम प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करें और पीपल सेंट्रिक एंगेजमेंट करें। पीपल सेंट्रिक मतलब ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आए जो वहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों से कनेक्ट करें। जितना ज़्यादा पीपल सेंट्रिक होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। एक चीज़ आपने देखा होगा, बहुत सारे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी इमर्ज होके आए, एंटी इंडिया स्लोगन्स लग रहे हैं वहाँ के प्रोटेस्ट में। और बांग्लादेश में तो बहुत ज़्यादा हुआ, हिंदू पेंडॉल्स को जला दिया गया फेस्टिवल्स में। तो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स हैं उनको मैनेज करने की ज़रूरत है, मैनेज करने की या फिर नेविगेट करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी कंसर्न भी है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अलोंग द बॉर्डर्स, इसको रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। अब इंडिया के क्या स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इसमें, इंडिया स्टेक्स, ये जो भी घटनाक्रम हुआ साउथ एशिया में, उसमें इंडिया के कौन से स्टेक्स हैं, मैं ब्रीफ में बिल्कुल बता दे रहा हूँ, क्योंकि नेपाल वाले टॉपिक में ने ये सब बहुत डिस्कस किया है। पहला, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, क्रॉस बॉर्डर थ्रेट है ही। अगर आपके पड़ोस में आग लगी हुई है तो वो आग कभी न कभी इस तरफ भी आएगी ही, मतलब कि पड़ोस के देश में इनस्टेबिलिटी है तो यहाँ पे भी वो इनस्टेबिलिटी कभी न कभी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जियो पॉलिटिकल, देखो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे वो सारे स्टॉल्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके डूबने के चांसेस होते हैं। तो जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हैं। और इकोनॉमिक स्टेक्स मैंने बताया ही क्या है। इकोनॉमिक स्टेक्स जो हमारे वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सीपैक पाकिस्तान का। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए और अभी ऐसी सिचुएशन है कि चाइनीज़ के ऑफिशियल्स चाइना के सीपैक में जाते हैं, वहाँ पे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ पे BLA के लड़ाके पहले से खड़े रहते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के। वो या तो गोली मार देते हैं या किडनैप कर लेते हैं। तो अभी ऐसी स्थिति है कि चाइना जा भी नहीं सकता सीपैक को देखने, जहाँ पे कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ पाकिस्तान में, तो इससे लॉस किसको हुआ, चाइना को। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे बच्चे सभी, इस टॉपिक में पाकिस्तान का एंगल नहीं डालोगे, क्योंकि हम रजीम चेंजेस कर रहे हैं और पाकिस्तान में रजीम चेंज नहीं हुआ है। पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रहा है, कई रीजन्स में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, हमारे साथ स्कर्मिश हुआ, अभी अफगानिस्तान के साथ चल रहा है, लेकिन रजीम चेंज नहीं हुआ है। तो कुछ बच्चों ने आंसर में पाकिस्तान के ऊपर भी पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया था। इस चीज़ को अवॉइड करोगे। हम रजीम चेंज की बात कर रहे हैं ना, वो तो नहीं हुआ है पाकिस्तान में। और इसमें यही सब चीज़ें आ जाएंगी। इकोनॉमिक स्टेक मैंने बता दिया, अगर 1971 वाली सिचुएशन बनती है तो रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है।
है ना। इंटरनल स्पिल ओवर, इसका एग्जांपल दे देता हूँ। इंटरनल स्पिल ओवर इफेक्ट, नेपाल में झंझट हुआ, बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ और श्रीलंका में अरागले जो हमने देखा द स्ट्रगल वो हुआ। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ बैठे हैं, उन्हें लगा कि यार बहुत दिनों से मोदी जी की सरकार बैठी है, हम भी थोड़ा इस तरीके का ट्राई करते हैं, जेनजेड इंडिया में करने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल ये कार्यक्रम शुरू भी कर दिया गया। कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। नाम मैंने बताया था, सोनम वांगचुक, जिस पर 3 इडियट मूवी बनी है ना, इन्होंने पूरे एनजीओस वगैरह के फंडिंग से सपोर्ट करके स्टार्ट कर दिया था प्रोग्राम। वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह धरने वरने पे बैठ गए थे। लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो लोग बनाते हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वो प्रोएक्टिव था। उन्होंने पहले ही अंदेशा लगा लिया था कि इंडिया में कुछ लोग हैं जो करने की प्रयास करेंगे। वही लोग जिन्होंने सीएए के नाम पे पूरे देश को जलाने की कोशिश की, वही लोग जिन्होंने किसान आंदोलन के नाम पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की। तो जैसे ही इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया, अमित शाह ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया और इनको अरेस्ट करके ले गए। अभी वो कहीं जेल में हैं। तो स्टार्ट होने से पहले इनकी कहानी ख़त्म कर दी। इसी को कहते हैं इंटरनल स्पिल ओवर इफेक्ट। ठीक है ना, ये हो गया हमारा टॉपिक। और कंक्लूज़न आप इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, पीडीएफ में है कंक्लूज़न, आप देख लेना बैलेंस करके। ये बच्चों कोर्स है, ठीक है, 41 स्टूडेंट्स, 9 बच्चे के लिए और मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से 50 स्टूडेंट कर दीजिए, फिर मैं एक्सक्लूसिव एक ग्रुप बनाऊँगा। और हाँ, चलो ये तो बता चुका हूँ, ये सब ऐसे का है। क्वेश्चंस इसके देख लेंगे जो पीडीएफ में दिया हुआ है। क्या बता रहा था मैं, भूल गया कुछ इंपॉर्टेंट, एक सेकंड। मैं ये कह रहा था कि आज मैंने कुछ बच्चों से बात की। अभी बच्चों की भाषा थी कि कुछ लोग ना शॉक में चले गए हैं ये फाइनल आंसर की आने के बाद। देखो बच्चों, मैं ज़्यादा तो इस पर लेक्चर दूंगा नहीं 1 घंटे का, मैं बस इतना बता देता हूँ। हाँ, बस एक काम कर लो, वो सभी बच्चे जिनको लग रहा है कि हमारा 85 आ रहा था अब 80 हो गया, हमारा 75 आ रहा था अब 70 हो गया, अब एक नए रिसर्च में मत लग जाओ कि कट ऑफ कितना जाएगा। आप सभी ने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 8-10 दिनों में रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है ना, गिव योर सेल्फ ए टास्क, गिव ए असाइनमेंट टू योर सेल्फ। अपने आप को एक काम दे दो 10 डेज़ का कि इतने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो। और बाकी फ़ोन वोन बंद करके बिल्कुल ऑफ हो जाओ। ठीक है, मतलब कि ये यूट्यूब वगैरह ये सब बंद करके 10 दिन का एक असाइनमेंट दे दो। इतने पीडीएफ, कुछ नहीं है तो हमने ही इतने लेक्चर्स और इतने पीडीएफ डाल रखे हैं। कोई भी 5 टॉपिक सेलेक्ट कर लो कि 10 दिनों में हमें 5 टॉपिक करना है। जितना खाली रहोगे आप, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा। मेंटली जितना ज़्यादा ऑक्यूपाइड और इंगेज रहोगे, पॉजिटिविटी आपकी बनी रहेगी। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है, कीप योर सेल्फ मेंटली इंगेज्ड, कोई ना कोई काम करते रहिए, कुछ टॉपिक्स तैयार करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।